Hello everyone. Very good evening. वॉइस वगैरह पीपीटी वगैरह क्लियर है? एक बार कंफर्म करा दो। हाँ, एक्चुअली वॉइस आ रही है। कल भी यही प्रॉब्लम था। मैरिज हॉल है ना, तो वहां से बहुत तेज साउंड आ रहा है। कल भी बहुत ज्यादा हाई आ रहा था, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई थी कल। आज भी सेम है। आप डेली तो हम क्लास नहीं कर सकते ना, पर आप अपनी ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत सारी चीजें ऐसे तो आती हैं, है ना। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कल इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। बहुत ज़्यादा हाई, मतलब कहता है ना, बिल्कुल हाई एकदम था। अभी तो बिल्कुल मतलब ठीक है, इतनी आवाज़ नहीं है। नुकसान नहीं कर सकते ना हम इन लोगों की वजह से अपना। चलिए कोई बात नहीं। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Hello everyone, very good evening to all of you. So here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So आपको सबसे पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना, और ये याद दिलाना मेरा फ़र्ज़ है ना, कि इस बार जून में जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसके लिए आपको पूरी तरीके से अपना, कहते हैं ना, एकदम जान लगा देनी है, ठीक है। बहुत से टीचर्स अपना अपना एक क्राइटेरिया बताते हैं, या ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है। देखो, अब आप इतने अवेयर हो चुके हो, सिलेबस आपको पता है, सब कुछ आपको पता है कि हाउ टू स्टडी एंड क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब चार चीजें देखने के अलावा अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास करना सीखो, ठीक है। और अपने आप से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको फॉलो करो, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब खुद से खुद के लिए करो, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज याद हो। हाँ हाँ, वेरी गुड साइमा। याद रखना है मिशन जून जेआरएफ, ठीक है। याद रखना है, वी वांट मिशन जून जेआरएफ। दिस इज आवर टैगलाइन, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके फिलअप फॉर्म के चैनल्स हैं, इनको आप ज्वाइन करिए। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। देन ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक कूपन कोड है मेरा, आशिया स्टैंड, ठीक है। इसको आप यूज करिए, कूपन कोड को, आपको 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। सो ये आपका टाइम टेबल है ऐप का। आपको पता है डेली आपकी 8 बजे क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। एंड यूट्यूब पे आपको पता है आपके रिकॉर्डिंग सेशन आते हैं, बट वो आपके लिए कोई है नहीं इम्पोर्टेंट, है ना, क्योंकि आपके पास तो है मटेरियल जो भी आपको पढ़ना होता है। वो तो उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। अपने मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। घड़ी की टिक टिक जीवन पर वैसे ही प्रहार करती है। कैसे करती है? जैसे कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ पर करता हो। समझ रहे हो? मतलब जैसे इसकी एक एक सुई आगे, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इट्स मीन एक से दो टाइम गया, तीन गया, तो देख रहे हो समय बीतता चला जा रहा है। तो जैसे एक लकड़हारा क्या करता है, लकड़हारा जो होता है वो कुल्हाड़ी से पेड़ पर कट 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 करता है। समझ रहे हो? वो टाइम में वो एक जो टाइम होता है, वो जो कह सकते हो आप, एक पॉइंट है वहां पे समझने वाला, कि कैसे वहां से वो टक 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 करता जा रहा है, कि चीज कितनी उस पर भारी पड़ रही है। ऐसे ही आप पे टाइम का निकलना एक भारी पड़ रहा है, तो उसको भारी ना पड़कर आप उसका यूज करो, है ना। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे करना है? नेटवर्क प्रॉब्लम है? अब ठीक है क्या नेटवर्क? हरी अप एवरीवन। हाँ, सब बताओ, सबका हो रहा है या मेरी साइड से है? सबका हो रहा है? अब ठीक है? अब ठीक है? सब बताओ, सबका ठीक है? ठीक है वंदना जी, मैं आपकी प्रॉब्लम क्लास के लास्ट में लूंगी, ठीक है। आप मुझे याद दिला देना जरूर।
आप ठीक है सब? एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कराओ कि मैम ठीक है नेटवर्क। ऑल क्लियर? ओके, थैंक यू। चलिए, ठीक है, तो वैसे ही आपको टाइम का यूज करना है, ठीक है, तो जल्दी से एक स्माइल कर दो। ठीक है, जल्दी से स्माइल कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक कौन सा है आज का? डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक है, उसके बाद गेम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना नेटवर्क? ठीक है, स्माइल कर दो जल्दी से। राधे राधे सविता, राधे राधे। हाँ जी, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। चलिए आ जाइए। अब डिसीजन थ्योरी से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या डिसीजन, मतलब डिसीजन के ऊपर ये थ्योरी है कि आप कैसे डिसीजन लेते हो किस चीज को लेके, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? डिसीजन। अब इसमें देखो, डिसीजन तो हम लोग लाइफ में कई चीज़ों को लेके लेते हैं, आपको पता है। हमारे डिसीजन चाहे आपको पढ़ाई को लेकर हो, जैसे आप 10th क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं उसके बाद कि मुझे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स साइड लेना है, साइंस साइड लेना है, क्या लेना है मुझे। तो ये क्या होता है? ये आपके ऊपर होता है ना? आप डिसीजन लेते हैं। ऐसी बहुत कपड़ों में डिसीजन होता है। आप नॉर्मली कुछ भी लेने जा रहे हैं तो क्या होता है? उसमें भी क्या होता है? आप डिसीजन लेते हैं, है ना? हर चीज का डिसीजन लेते हैं। तो थ्योरी में क्या बता रहा है? थ्योरी में थोड़ा सा स्टैटिकल चीजें यूज हो जाती है ना। अब जैसे डिसीजन का सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपके पास, मान लो आपके पास अम, जैसे देखो, कार का एग्जांपल ले लो। कार का ले लो, स्कूटी का ले लो, कोई सा भी ले लो। तीन तरीके की आपको कार दिखती है यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3। अब आप देखोगे इसमें से मेरा बजट किसका है, तो आप वही तो लोगे, डिसीजन लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो, जैसे आप किसी से, जैसे आपने, आपको पैसे चाहिए, आपको किसी से बोरो करनी है मनी, ठीक है, आपको किसी से बोरो करनी है मनी। तो अब आप देख रहे हो कि आसपास जहाँ से आप बोरो कर रहे हो, वहां पे आपने दो तीन लोगों को सर्च किया होगा कि मैं किन से बोरो लूं, जिससे मुझे इंटरेस्ट ज्यादा ना देना पड़े, ब्याज जो हम देते हैं ना, वो हमें ना देना पड़े, है ना? तो आप देखेंगे, अच्छा एक जना तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्याज के उस पे दे रहा है, एक तो चलो मुझे मीडियम ब्याज पे दे रहा है, एक चलो मुझे थोड़ा सा और कम में। तो आप क्या करते हैं? ये सब चीज़ें क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं कि किस पे आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तो आप उसी से लेंगे ना बोरो। मतलब जो ज़्यादा लेगा उससे थोड़ी ना बोरो करेंगे आप। जहाँ आपको फ़ायदा होगा, जहाँ आपका वो वर्क करेगी चीज़, जहाँ वही आप क्या करते हैं? चीज़ को सेलेक्ट करते हैं जो आपको फ़ायदा कर रही है ना? क्या कर रही है? फ़ायदा कर रही है। ठीक है, आपको पता होता है और आपको पता होना भी चाहिए हाउ टू चूज एंड व्हाट चूज। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आप एक तरीके डिसीजन कैसे आप मेक कर रहे हैं ना, डिसीजन कैसे ले रहे हैं आप किसी चीज को लेकर। ठीक है, व्हाट इज डिसीजन थ्योरी? इट इज अ स्टैटिकल टूल और टेक्निक होता है जो यूज करते हैं सिलेक्ट द बेस्ट डे फॉर डूइंग एनी वर्क। मतलब आप क्या करते हैं? इसको अच्छे से अच्छा इसके लिए चूज करते हैं, ठीक है, और ये हेल्प करता है आपको डिसीजन लेने के लिए कि आपके पास अल्टरनेटिव चीजें होती हैं, आपके पास चॉइसेस हो जाती है ना। अल्टरनेट मतलब चॉइस हो गई, जैसे अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आपका गुड में क्या था? आपके पास एक चॉइस थी ना, एक की तरफ जा रहे हो तो दूसरी की तरफ भी जा सकते हो जब उसका प्राइस गेन हो रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें मेथड ऑफ डिसीजन थ्योरी में मेथड बोल रहा है। अभी क्या बोल रहा है? मेथड बताओ। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एंड डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। ठीक है, अब देखो इसमें पढ़ो कैसे डिसीजन लेना। आप जितने बेहतर चुनाव करेंगे, आप उतने ही बेहतर निर्णय वाले लेने वाले निर्णय लेने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प या कार्रवाई का तरीका निर्धारित करने के लिए उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला होती है। समझ में आ गया? जो उसको एक सर्वोत्तम विकल्प ढूंढेगा, वो उसमें सबसे जो अच्छा होगा ना विकल्प, वो उसको ढूंढेगा। ठीक है, दो या दो से अधिक मतलब दो, मतलब ये नहीं है जरूरी कि दो लोग, दो के बीच में, बिटवीन टू के बीच में आप चीजों को चूज करो। समझ रहे हो? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। समझ? अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे जैसे मैंने आपको वो बताया, ब्याज वाला बताया, सेम आप उसमें देख सकते हैं। जैसे आप बैंक में कोई भी अमाउंट, आप क्या करते हैं? अमाउंट को क्या करते हैं वहां पे फिक्स करना चाहते हैं, एफडी वगैरह होती है ना। तो आप देख रहे होगे अलग अलग बैंक पे अलग अलग आपको हिसाब किताब देखने को मिलता है, किस पे कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पे कितना आपको, है ना, कैसे आपका कम बढ़ हो रहा है ना। जैसे स्टॉक हो गया, स्टॉक आप कहीं मार्केट में लगाते हैं, है ना, स्टॉक क्या करते हैं? आप मार्केट में लगाते हैं, तो देख रहे होते हैं कभी घाटा भी होता है, कभी मुनाफा भी होता है। तो आप ये सर्च कर रहे होते हैं चीजों को, विकल्प को क्या कर रहे हो, तो जो उपलब्ध आपके पास विकल्प है ना, उसमें से आप एक सर्वोत्तम चुनाव करते हैं।
ठीक है, सर्वोत्तम चुनाव। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एनवायरमेंट। अब देखो, वो क्या था कि डिसीजन कैसे लेना है। अब डिसीजन मेकिंग का एनवायरमेंट बोल रहा है कि उसके उसके आसपास का एरिया, उसके आसपास का माहौल कैसा है। ठीक है, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है आपके पास, नॉलेज होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नेचर जो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों में, उसका नेचर को आपको पता होता है। ठीक है, और जो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, ये मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। सर्टेनिटी में जैसे आप आगे देख लीजिए, हाँ हिंदी में पढ़ लो पहले। वह वातावरण जिसमें निर्णय लिया जाता है, उपलब्ध जानकारी, स्थिति का ज्ञान, समस्या की प्रकृति, चाहे कोई निश्चितता अनिश्चितता या जोखिम हो, जिसके तहत निर्णय लिया गया हो। रिस्क वाली सिचुएशन ये है वो। अच्छा, निर्णय लेने के लिए आपके तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, कैसे वाले, निश्चितता, निश्चितता में आपको पता होता है, सर्टेनिटी में आपको पता होता है कि इस वाली अगर मैंने विकल्प को चूज किया तो मुझे यहाँ से ये पर्टिकुलर इतना मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आपको वहां पे निश्चित है, समझ गए, वहां पे निश्चित है, अमाउंट फिक्स्ड है एक तरीके से। जैसे आपने किसी बैंक में जमा किया तो आपको पता है वहां पे 10% आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है। ठीक है, निश्चितता। अनसर्टेनिटी में क्या होता है, आपको नहीं, मतलब वहां पे क्या होता है, अप्स एंड डाउन हो सकता है, मतलब समझ रहे हो, वहां पे आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे आपको मिल तो रहा है वहां पे, आपने जो चूज किया उसके अकॉर्डिंग आपको वहां मिल तो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और एक या दो, सॉरी दो दो चीजों के बीच में ये हो रहा होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव। बट रिस्क सिचुएशन वाले में क्या बात करता है, रिस्क की सिचुएशन, जोखिम की स्थिति, इसमें मल्टीपल आपके पास चॉइसेस होती हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव के मल्टीपल क्या होते हैं इसमें, मल्टीपल क्या होता है, क्या होते हैं, मल्टीपल आउटकम निकल के आते हैं। मतलब इसमें ना पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। रिस्क सिचुएशन वाले में आपके पास, आप रिस्क लेके वर्क कर रहे हो वहां पे, समझ गए, रिस्क लेके वर्क कर रहे हो, अगर वो रिस्क आपका काम कर गया तो वहां पे पता है आपको मुनाफा ही मुनाफा है, अगर नहीं हुआ तो वह आपको लॉस ही लॉस देगा, वरना प्रॉफिट देगा। समझ में आ गई, रिस्क, तभी तो उसका नाम ही ऐसा है, रिस्क, है ना। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि निश्चितता की शर्त के तहत, अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी। अनंत ही समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। इंग्लिश में एक्चुअली एक हमारी क्लास में भी अनंत ही है जो इंग्लिश की स्टूडेंट है। अनंत ही समझ में आ रहा है आपको, जल्दी से कंफर्म कराओ मुझे, इंग्लिश वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ठीक है, ओके, हाँ जी। अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी मतलब इसमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मेजरेबल आप कर सको, माप कर सको ना, और रियल रिलायबल होना चाहिए एक तरीके से, अच्छा इंफॉर्मेशन, मतलब सटीक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑफ विच टू बेस डिसीजन इज अवेलेबल। मतलब ये सब चीजें एक्यूरेट, मेजरेबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप एक डिसीजन अच्छा ले पाओगे। समझ लो, सटीक, मापने योग्य, विश्वसनीय आपका जानकारी जिस पर आधार निर्णय उपलब्ध होगा। ठीक है, और जो भी आप डिसीजन लेते हैं ना, वो क्या होगा, वहां पे अवेलेबल होगा उन चीजों में, आप वहां पे एक अल्टरनेटिव होंगे आपके पास, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपना चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, डिसीजन इज अवेलेबल, प्रत्येक विकल्प का केवल एक परिणाम है। ठीक है, ओके, सेफेस्ट डिसीजन, देर इज ओनली वन आउटकम ऑफ ईच अल्टरनेटिव। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे बोलना चाह रहा है हर एक का एक ही आउटकम निकल के आएगा। ठीक है, एक ही अल्टरनेटिव है, ये नहीं बहुत सारे हैं। समझ में आ गया, सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम अनसर्टेनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। वहां पे हमें पता है, निश्चित है वहां पे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे ओनली वन आउटकम निकल के आएगा हर एक अल्टरनेटिव का। समझ गए, ये नहीं ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो उसमें रिस्क वाली सिचुएशन हो गई ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, सेफेस्ट डिसीजन होता है ये। क्यों, क्यों सेफेस्ट होता है, बताओ, जल्दी बताओ, आंसर दो। सेफेस्ट डिसीजन क्यों होता है ये, सुरक्षित निर्णय क्यों होता है ये, देखते हैं किसको समझ में आया अभी तक, बताइए। हरी अप एवरीवन। हरी अप एवरीवन, गिव मी आंसर।
और कोई नहीं बताएगा? हाँ, यस, आंसर बिल्कुल ठीक है, रविंद्र। और क्या कहते हैं, सविता आफरीन, ठीक है। ठीक है, इसमें क्यों क्यों सुरक्षित होता है? क्योंकि हमें पता है यहाँ से हमारा कहीं नहीं जाना, हमें सर्टेनिटी, एक इंफॉर्मेशन है, एक सटीक इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बिल्कुल विश्वसनीय, ठीक है, रिलायबल, ठीक है। अब इसमें ये कहना चाह रहा है, जैसे आप देखो क्या क्या तकनीक यूज करते हो आप लोग, लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करते हो, कतार आपको पता है, जैसे कतार में लगा होता है आपका हर चीज, एक कई चीजें कतार में मिल रही होती हैं, आप इन्वेंटरी मॉडल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ठीक है। और कैपिटल बजटिंग करते हो आप, बीईपी एनालिसिस आपको पता है, कैसे इसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे इसमें मॉडल्स को यूज करना है, मींस कैसे कैसे हम ये लोग, लाइक जैसे देखो लीनियर वाले में आप देखते हो, लीनियर वाला डायग्राम आप ऐसे बनाते हो, है ना, तो ये उस तरीके से बन, रैखिक प्रोग्रामिंग हो गई, क्यूनिंग मॉडल हो गया, कतार वाला इन्वेंटरी मॉडल हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गई आपकी, बीपी एनालिसिस हो गई, ये सब इसमें सिर्फ इंक्लूड करा गया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि द डिसीजन मेकिंग हैज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल एंटर, एक सेकंड में कुछ देख रही हूँ, ठीक है, वेट करो जरा। क्या बता रही थी, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं, निर्णय निर्माता के पास उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधूरी जानकारी होती है, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा होगा, अधूरी जानकारी वाला, बताओ। ये अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है ना। इसके लिए परिणामों की संभावना एक अच्छा विचार है, ठीक है। परिणाम की घटना की ज्ञात संभावना के साथ प्रत्येक विकल्प के लिए एक एकाधिक परिणाम, इस तरह से निर्णय उन घटनाओं से जुड़े होते हैं जो संगठन के लिए या तो बहुत सफल या काफी विनाशकारी हो सकता है। वही समझ में आ गया, लॉस भी हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है पता है, मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, रुको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप वो ले लो, मिल्क ले लो, ठीक है, मिल्क का एग्जाम्पल लो, सबसे बढ़िया मिल्क का एग्जाम्पल। अब मिल्क का एग्जाम्पल कैसे लिया हमने, मिल्क का एग्जाम्पल ऐसे लिया, एक बात बताओ, आप लोग शॉप्स पे देखते होगे ना, सुबह सुबह 5 बजे दुकानें खुल जाती है ना, सबसे पहले क्या, दूध दही ये सब चीजें आती हैं। ये तो आप लोगों में से मुझे लगता है शायद ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये नहीं पता हो। सुबह सुबह देखते हो 4 बजे 5 बजे गाड़ियां क्या होने लग जाती हैं, आपका ये दूध के पैकेट्स वगैरह उतारने आती है शॉप्स पे। अब एक बार बताओ, शॉपकीपर को क्या पता होता है कि आज 500 थैलियां बिकेंगी, या 600 थैलियां बिकेंगी, या 1000 थैलियां बिकेंगी, बताओ जल्दी। पता होता है शॉपकीपर को? जल्दी बताओ। नहीं पता होता ना, शॉपकीपर को नहीं पता होता कि आज उसकी 500 बिकेगी, 600 बिकेगी, 1000 बिकेगी, या बिके ही ना। तो वो जोखिम में लेके काम कर रहा है, क्या कर रहा है वो, रिस्क लेके काम कर रहा है। समझ में आ गया ना, उसको पता ही नहीं है ना, वहां पे पता ही नहीं है उसको कितने पैकेट उसको रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, है ना। तो ये क्या एक तरीके का इसमें आउटकम आ रहा है, आपको नहीं पता कि भाई इसमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। द डिसीजन मेकर हैज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल अल्टरनेटिव, ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। मल्टीपल आउटकम, ठीक है, multiple outcome for each alternative with non probability of occurrence of each outcome. Such decisions जो होते हैं हमारे are associated with events that could either be very successful or quite disastrous for the organization, ठीक है। पढ़ लेना, ये पढ़ने के लिए, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक इन रिस्की इन्वायरमेंट इज फर्स्ट एनालाइजिंग द रिस्क ऑफ द ऑल द अल्टरनेटिव एक्शन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जोखिम भरे वातावरण में कार्यवाही, अब देखो जो ये थ्योरी पढ़ रहे हो ना, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ये आपकी गेम थ्योरी में सारी आ जाएगी कि कैसे यहाँ डिसीजन लेता है तो वहां पे कैसे वो आउटकम्स निकालता है। समझ में आ गया। अभी क्या बोल रहा है, द डिसीजन मेकर इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल अवेलेबल अल्टरनेटिव, मतलब वो अवेयर नहीं होता सब चीजों से ना, जो भी उसको नुकसान हो रहा है उसको इतनी अच्छे से पता नहीं होता। तो वो क्या कर रहा होता है, द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच एंड द कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं ईच ऑल्टरनेटिव के, उसकी प्रोबेबिलिटी के, वो मल्टीपल आउटकम्स आते हैं ना, अल्टरनेट एंड प्रोबेबिलिटी आर अननोन, मतलब उसे पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है, पूरी तरीके से उसको नहीं पता होता, नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, समझ में आ गया, उसे नहीं पता होता।
अब इसके बाद हम लोग गेम थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। गेम थ्योरी आपका इकोनॉमिक्स में क्या बताती है? गेम थ्योरी बताती है, गेम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। समझ में आ गया? मतलब हमने डिसीजन मेकिंग वाले में पढ़ लिया कि कैसे जोखिम से भरी कैसी चीजें हम लोग अपनी रियल लाइफ में हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स की लाइफ में, वो कैसे हम लोग टैकल करते हैं। तो गेम थ्योरी इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बताएगी, स्ट्रेटेजी बनाएगी थोड़ी सी, समझ रहे हो? थोड़ा सा दिमाग लगाएगी इसके अंदर। गेम थ्योरी नाम से समझ सकते हैं। अब गेम थ्योरी से क्या समझ में आ रहा होगा? खेल सिद्धांत क्या है? खेल सिद्धांत ये है कि पारस्परिक निर्भरता से संबंधित स्थितियों में जो लोग के तर्क संगत व्यवहार का अध्ययन है। ये सिद्धांत तर्क संगत व्यवहार करने वाले लोगों के समूह की बातचीत के विश्लेषण करने का एक औपचारिक तरीका है। समझ में आया? मतलब खेल सिद्धांत वो वाला नहीं है कि बैट बॉल लेके बैठ गए, ठीक है? जब आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें कैसे आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कैसे कंपटीशन कर रहे हैं आप एक दूसरे के साथ, तो ये वो वाली गेम थ्योरी वो बताती है, ठीक है? जैसे आप ले लीजिए, जैसे गेम थ्योरी का अब आपको पता है गेम थ्योरी एक अकेले से तो नहीं हो सकता, उसमें क्या चाहिए आपको? साथ में पार्टनर भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था ये एग्जाम्पल, पहले के बच्चों को याद होगा तो, पार्ले जी और मैगी, या आपस में क्या है, एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर है। देख रहे हो मैगी भी कितना ज्यादा डिमांड में रहती है, ठीक है? बट ठीक है, डिमांड में रहती है। पर्सनली एडवाइस है, इतना खाना नहीं चाहिए, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। और आप में से जो बच्चे खाते भी, भाई मत खाओ, ठीक है? और पार्ले जी बिस्कुट इज द बेस्ट चॉइस, है ना? बट देख रहे हो पार्ले जी का भी कितने सालों पुराने, जो उसमें फोटो लगी हुई है, आपने भी देखी होगी, तो क्या डिमांड है उस बिस्किट की, अभी तक देख रहे हो उसका प्राइस कितना हाई होता जा रहा है। मैगी का प्राइस क्या हो रहा है? हाई होता जा रहा है। तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी देखते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रेटेजी अपनाई है। ये सब आप आगे आएगा, पर मैं अभी समझा देती हूँ, ठीक है? जैसे कैसे क्या स्ट्रेटेजी इसमें अपना रहा है, जैसे पार्ले जी वाला है, पार्ले जी वाला आप देख रहे हो कैसे कैसे उसकी 1 रुपया 2 रुपए ऐसे करके क्या हो रहा है, 1 रुपी, दो आपकी 2 रुपीज ऐसे करके हाई हो रही है चीजें, है ना? तो मैगी वाला भी क्या कर रहा है? मैगी वाला भी पैसे बढ़ा ही रहा है ना? आई थिंक सो, इतना तो ध्यान नहीं मुझे, पर हाँ ये मुझे पता है कि प्राइस के राइज ही हो रहे हैं, है ना? यप्पी वाली जो आपकी आती है, वो भी उसके प्राइस राइज हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे से स्ट्रेटेजी सीखती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे सीखती है। तो ये जैसे पार्ले जी वाले का प्राइस बढ़ा, तो मैगी वाले ने सोचा अरे ये तो ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी अपना रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी कर सकते हैं अच्छे उसमें, या फिर थोड़ी सी मैगी एक्स्ट्रा कर दी, 2 रुपए एक्स्ट्रा, 2% एक्स्ट्रा, या 5% एक्स्ट्रा, या पार्ले जी वाले ने 5% बिस्कुट आपके एक्स्ट्रा कर दिए, ऐसा ऐसा करके स्ट्रेटेजी अपनाती है। तो एक दूसरे से क्या है, ये देखती है कि कैसे क्या व्यवहार हो रहा है एक दूसरे के साथ, कैसे ये मार्केट में व्यवहार कर रही है, ये कंपनी कितना मार्केट में एडवर्टाइज करके कितना अर्न कर रही है चीजों को। तो खेल में ये सब चीजें आएंगी अभी। कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी, खेल सिद्धांत इस अवधारणा पर कहते हैं काम करता है, ठीक है? कि एक तर्क संगत जो व्यक्ति होता है ना, तर्क संगत लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता है। समझ में आ गया? उसको पारस्परिक निर्भरता से मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर फैसला लेते हैं। समझ में आ गया? एक जो व्यक्ति होता है, पार्ले जी वाला हो गया, वो दूसरों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर अपना डिसीजन लेता है। एक व्यक्ति को यदि कोई फैसला लेना है, तो उससे ये जानना होगा कि लोगों पर उसका क्या फर्क पड़ेगा। सब अभी बता दिया मैंने। कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी, खेल के सिद्धांत के प्रयोग क्या होते हैं? देखो, मूल्य निर्धारण करते हैं, उत्पादन के निर्णय करते हैं, उत्पादन के विकास में करते हैं, ठीक है? जैसे मूल्य निर्धारण करते हैं, अब आपको बताएं, मैंने वही बताया कि पार्ले जी का क्या करेंगे ये लोग, पार्ले जी का मूल्य निर्धारण करेंगे, 10 रुपीज कर दिया। उत्पादन के निर्णय में कि कैसा इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? कितना इसका प्रोडक्शन कर रहा है, कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कितना करना है, ठीक है? और उत्पाद के विकास में, प्रोडक्ट जो भी है होगा आपका, उसके आपको उसके डेवलपमेंट के लिए कितना क्या क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। समझ गए? उत्पाद के प्रचार में, अब जैसे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ठीक है? एडवर्टाइज कैसे कर रहे हो, समझ में? ओके, ठीक है? खेल सिद्धांत के कुछ उदाहरण, ठीक है? कुछ उदाहरण है ये, ठीक है? खरीदार एवं विक्रेता के बीच मोल भाव, ठीक है? खरीदार और विक्रेता के बीच में मोल भाव,
ये भी एक सिद्धांत का वो आपको पता ही है। आप चाहे देखो कोई भी हो, देखो चाहे रिच पर्सन हो, पुअर पर्सन हो, वो एक बार भी देखते होगे आप सब्जी के ठेले पे कहीं ना कहीं वो अपना मोल भाव करेगा ही करेगा। जो चीजें जो देखो जो चीजें हैं वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डेली लाइफ में हम लोग देखते भी है ना, देखते हो ना इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे देखते हो एग्जाम्पल्स अगर लिए जाए एक सटीक तरीके से तो आपको थ्योरीज पूरी याद हो सकती है। अगर एग्जाम्पल्स नहीं सही होते ना तो थ्योरीज थोड़ा हमारे टगड़म टगड़म हो जाती है, समझ रहे हो, माइंड से थोड़ा सा स्किप होने की कोशिश करती है, कहते चलो सरक सरक लो, ठीक है। बट एग्जाम्पल्स इसलिए जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप जैसे माइक्रो का अगर एक सीरीज बना रहे हो ना, अपने पास लिख रहे हो, जहाँ नोट्स बना रहे हो, वहां पे ऐसे लिख सकते हो कि इस थ्योरी में ऐसा कुछ एग्जाम्पल था जिससे रिलेटेड हम ऐसे थ्योरी याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो माइक्रो मैक्रो को ज्यादा टाइम दे रही हूँ मैं, बिकॉज क्यों दे रही हूँ कि तुम लोग यहाँ इतना पढ़ लोगे ना, फिर उधर पब्लिक फाइनेंस और जो मैं कराऊंगी ना मनी एंड बैंकिंग, वहां मैं फटाफट फटाफट चीजों को खींचूंगी आपके सिलेबस को। वहां मत बोलना कि मैम इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ से सेम वहीं पे चीज है, बस थोड़ा सा वो अपनी तरीके से उसने अपना अपना जो पब्लिक इकोनॉमी है वो पब्लिक के तरीके से उसने चीजों को एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें बोलने की नहीं है। उस दिन टेस्ट लिया था, नहीं आया, अगले दिन टेस्ट दिया, सबने अच्छा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपने हिसाब से देखो चीजें कैसे क्या करनी है, समझ में आ गया। चलो, खरीदार एवं विक्रेता के बीच मोल भाव, ठीक है, मोल भाव करना, फर्म और उसके प्रतिस्पर्धी। अब आप सब पता ही है आपको भाई, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी कौन हो गए, मैगी हो गया, लाइक मैगी सबसे प्रचलित है। आप देख रहे हो ना, बच्चे बच्चे को मैगी खिला दो भाई। हम तो देखते हैं ना फैमिलीज में, बच्चों को क्या चाहिए, क्या चाहिए बच्चों को, बस मैगी दे दो, बस मैगी दे दो, मैगी दे दो, क्या मैगी, लाइक समझ रहे हो आप, हर जगह मतलब ये चीजें आई हुई है। तो एक पार्ले जी बिस्कुट आप देखोगे चाय के साथ लोग मोस्टली इनटेक करते हैं, ज्यादातर लोग इनटेक करते हैं बिस्किट का, पार्ले जी बिस्किट का, है ना। फर्म और उसके प्रतिस्पर्धी, नीलामी। अब जैसे नीलामी आपको पता है ना, नीलामी वगैरह होती है, समझ में आ गया। अब बंदी की दुविधा में आप इसमें क्या करते हो, इसमें आप कॉलम्स ऐसे क्लिक करते हो, इतने 2 4 6 ऐसे ऐसे करके आप इसमें सेलेक्ट कर रहे होते हो कि कौन सा डिलेमा आपके लिए परफेक्ट है, वो आप अभी आगे देखेंगे। खेल सिद्धांत के कुछ विश्लेषण है, खेल आपका खले लिख दिया इसमें इसको सही कर लेना, ठीक है, खले लिखा है इसमें खेल के। खेल सिद्धांत में दो व्यक्तियों के व्यवहार का विश्लेषण गैर सुनने खेल से किया जाता है, जिसे बंदी की दुविधा भी कहा जाता है। ये मेरिल फ्लड और मेलविन ड्रेशर द्वारा 1950 में 50 में तैयार किया गया था। ठीक है, अभी अच्छा खासा सॉन्ग रुक गया था ना, स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत एक आपराधिक गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। प्रत्येक कैदी एकांत कारावास में है, जिसमें दूसरे के साथ संवाद करने का कोई साधन नहीं है। देख लो क्या कह रहा है इसमें, देखो 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है, समझ में आ गया। दोनों को क्या कर दिया, गिरफ्तार करके क्या कर दिया, उनको एक जेल में डाल दे, कारावास में डाल दे, ठीक है, पर वो एक दूसरे से टॉक नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। बट उसमें क्या है, अभी जो दोनों हैं वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, आरोप में जुड़े, सॉरी, जो भी उन पे जो भी आरोप लगा होता है उस पे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत भी नहीं है उनके पास कि वो ये कह सके इसने किया है या इसने किया है, समझ में आ गई। अब ठीक है, अब इसने क्या किया, उन्हें कम इल्जाम पर दोनों को 1 साल की जेल की सजा मिलने की उम्मीद होती है। ठीक है, इसके साथ ही अभी जो भी होता है, कैदी होते हैं, वो क्या करते हैं, सौदेबाजी का प्रस्ताव देते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे जेलर वगैरह होते हैं वो ना वहाँ पे कैदियों को बोलते हैं कि मैं तुम्हें, दोनों को बोलते हैं कि मैं तुम्हें सौदेबाजी का एक प्रस्ताव देता हूँ। ठीक है, पर प्रत्येक कैदी को अवसर दिया जाता है, इसको भी दिया जाएगा, इसको भी अवसर दिया जाता है, समझ में आ गया। या तो ये कहता है कि इस ये जो होता है ना ए और बी, या तो तुम इसको क्या कहते हैं, इसको मतलब दोषी ठहरा दो कि इसी ने ये चीज करी है, ठीक है, या फिर चुप हो जाओ, या फिर तुम कुछ बोलो मत। ए को, या ये कह रहा है, ए या बी दोनों से ये बात कह रहा है, समझ में आ रही है, एक की बात नहीं कर रही मैं, दोनों के पास जा जाके इंडिविजुअली बात कर रहा है। या तो इस कैदी को आप क्या करो, दोषी ठहरा दो, या तो चुप रहो, समझ में आ गया, या क्या करो, चुप रहो। तो ए और बी के साथ क्या करते हैं, ए बी आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करने लग जाते हैं, इनको लगता है कि हम, वो लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ, मतलब हम ऐसा करेंगे तो हम बच जाएंगे, समझ रहे हो, वो उनको प्रस्ताव देता है। दो लोगों के बीच की बात हो रही है ये, ठीक है, तो विश्वासघात करते हैं एक दूसरे के साथ ही, तो उनमें प्रत्येक को 2 वर्ष का जेल में काटने होते हैं, 2 वर्ष इसको, दोनों को प्रत्येक। ठीक, ए बी को धोखा देता है, लेकिन बी चुप रहता है, समझ में आ गया। ए क्या करता है, बता देता है, सॉरी, ए क्या करता है, चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलेगा, तो उसको 2 साल की जेल हो गई। ठीक है,
ए ने क्या किया, बी के बारे में थोड़ा सा बोल दिया, तो उसको क्या देते, धोखा देते। लेकिन बी क्या कहता कर रहा है, वहां पे बी चुप रहता है, तो ए मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए मुक्त हो गया और बी को 3 वर्ष की जेल हो गई। समझ में आ गया, बी को क्या हो गई, 3 वर्ष की। अब सेम अगर बी वाला ये सिचुएशन करता तो इसको भी 3 साल की जेल होती, सॉरी इसको 2 साल की जेल होती, ए को कितनी होती, 3 साल की। पर ए ने सोचा मैं चुप रहने के बदले मैं चुप रहना ज्यादा वो करूंगा, क्योंकि मुझे सजा क्या मिलेगी, कम मिलेगी, और बी वाले को ज्यादा मिलेगी। और बी वाले ने सोचा कि मैं भी चुप रहता हूँ, मुझे भी सजा कम मिलेगी, पर उसको ये नहीं पता था ए उसको विश्वासघात कर देगा। समझ में आ गया, ये प्रिज्मा डिलेमा वाली एक सिचुएशन आ गई। उसको नहीं पता था कि ये क्या करेगा, इसको धोखा दे देगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या कहता है, अब ये कहता है ये दोनों क्या रहते हैं, ए और बी दोनों चुप रहते हैं, तो दोनों को केवल 1 वर्ष की जेल, ठीक है, होगी। खेल में 2 खिलाड़ी सहयोग करेंगे या एक दूसरे को दोषी ठहराएंगे। ठीक है, दोनों बंदी यदि एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो दोनों का फायदा होगा। अगर एक दूसरे को सही, वही चुप रहते हैं, मतलब समझ गए ना, यदि एक सहयोग करता है या धोखा देने वालों को ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं तो दोनों को घाटा होगा। समझ में आ गया, सिचुएशन समझ में आई, दोबारा बताऊंगी वाली सिचुएशन, जल्दी बताओ, सिचुएशन समझ आ गई, जल्दी बताओ, फिर मैं समझा दूं एक बार में। हरी अप, हरी अप एवरीवन, जल्दी बताइए, आप लोगों को ये सिचुएशन समझ में आ गई कि ए बी का क्या डिग्राम चल रहा है, आ, आ गया, और सबको दोबारा बताऊं, ठीक है अनंत थी, ओके बताते हैं। देखो ए क्या, अब ये ना, ये जो वहाँ के जेलर होते हैं ना, ठीक है मैं दोबारा समझाती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ए जो ये वहाँ का जेलर होता है ना, वो बोलता है ए से और बी से बोलता है कि या तो तुम दोनों चुप रहो, एक दूसरे का साथ दो, या तो तुम मुंह खोल दो। समझ गए, तो ये क्या सोचता है, बी बी तो फायदे में रहता है, बी सोचता है मैं नहीं बोलूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा। ए क्या सोचता है, अरे मैं बोल देता हूँ, मेरा तो भाई जेल की सजा तो कम होगी कम से कम। तो ए क्या कर रहा है, बी को धोखा दे देता है, ये बता देता है। तो इसको क्या हो गई, इसको 2 साल की जेल हो गई, इसको 3 साल की जेल हो गई, बिकॉज इसने मुंह खोल दिया ना। ठीक है, इसने मुंह खोल दिया इसने। अगर ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में बोलते, मान लो, ठीक है, अगर ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में बोलते, ए भी बोलता बी भी बोलता, तो इन दोनों को बराबर बराबर होती जेल। समझ में आ गया, बराबर घाटे में होते दोनों। पर इन दोनों में से एक ने ही धोखा दिया, एक चुप रहा, इसीलिए एक को हो गया फायदा। समझ में आ गया, ये बोलना चाह रहा है, समझ में आ गया। अगर ये एक दूसरे को, अगर ये बी जो, सॉरी बी तो चुप ही था, ए भी अगर चुप होता ना, तो इन दोनों को फायदा हो जाता। पर ए वहां बोल पड़ा, इसलिए बी को थोड़ा सा नुकसान हो गया। अगर बी भी बोल देता ना ए के बारे में, तो फिर दोनों ही पड़े रहते, सड़ते रहते जेल में। समझ में आ गया, ये सिचुएशन है। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब गेम थ्योरी एक थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। गेम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन बिटवीन इंटेलिजेंट रेशनल डिसीजन। अब देखो इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, याद रखना, गेम थ्योरी में एक सबसे अच्छा मैथमेटिकल मॉडल से रिलेटेड तो है, एक कन्फ्लिक्ट करता है, मतलब एक इसके अंदर ना एक डिसीजन। देखो ए और बी के बीच में क्या था, दिमाग लगाने की सिचुएशन थी। समझ गए, गेम थ्योरी में क्या पता चला, प्रिज्मा डिलेमा डिलेमा वाली थ्योरी में हमें, कि ये क्या बता रहा है कि इसको कैसे ये, मतलब आप कह सकते हो कैसे ये, लाइक कैसे इन दोनों ने एक दूसरे से दिमाग लगाया। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। कैसे इन लोगों ने दिमाग लगाया, सोचो दोनों ने, अगर दोनों ही बोल देते ना तो दोनों ही घाटे में जाते, पर ये बीच फिर भी चुप रहा। सोचा कि अगर मैं बोलूंगा तो भी मैं घाटे में हूँ, अगर मैं बोलू नहीं बोलूंगा तो मैं एक बार के लिए थोड़ा फायदे में हो सकता हूँ। तो उसने सोचा मैं चुप ही रह लेता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो भी ना बोलूँ तो भी क्या पता। पर वो बीच का अपना सोच के बैठा, फिर भी ए अपना चालाकी से अपना रास्ता निकाल के ले गया। तो ये क्या है, ये इंटेलिजेंट रैशनल डिसीजन है उसका, है ना। और गेम थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमैन ने, ऑस्कर मॉर्गेस्टन ने दी थी। ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है आपका, कि स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होता है, ईच पर्सन इन डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक, है, व्हाट एक्शन टू टेक, उसको कौन सा एक्शन लेना चाहिए, कंसीडर हाउ अदर माइट रेस्पॉन्ड टू दैट एक्शन। ठीक है, गेम थ्योरी स्टडी है आपकी हाउ टू पीपल बिहेव इन स्ट्रैटेजिक सिचुएशन। ठीक है, गेम थ्योरी एंड इकोनॉमिक्स के अंदर आप टू फॉर्म्स वगैरह देख रहे हो। ठीक है, 100 यूनिट दोनों फॉर्म्स अपना अपना कर रही है, तो वो दोनों अपना डिसाइड करेंगे कि कौन कितनी कितनी यूनिट से प्रोडक्शन करता है।
ठीक है, व्हाट इज अ गेम, वो वाला कहाँ गया, ये रहा। देखो, मैचिंग कॉइन्स में अब हम देखेंगे कि हर एक प्लेयर के पास सेलेक्ट वन साइड ऑफ अ कॉइन है, ठीक है। एक प्लेयर के पास एक विन करता है, दूसरा एक डॉलर, ठीक है। और एक क्या करता है, एक प्लेयर का सॉरी जो सेकंड प्लेयर होता है वो विन करता है, दूसरा उसके पास, मतलब समझ रहे हो, एक बार में एक चीज इसको मिल रही है। अब देखो प्लेयर वन है, प्लेयर वन के पास क्या है, हेड हेड है। अब प्लेयर वन के पास टेल हेड है। अब प्लेयर टू देखा जाए तो हेड हेड है और टेल टेल है। समझ में आ गया, तो दोनों क्या है, अपना एक मैचिंग में है, मतलब लाइक मैचिंग क्वाइंस में है, ठीक है। अब एयरबस वाला ये अलग है। हाँ चलिए, अब देखो डेवलप वाला कैसे आ गया। अब देखो इसमें बोइंग में क्या निकल के आया, देखो एयरबस के अंदर आप, सॉरी पहले बोइंग का देखो, बोइंग में आपका डेवलप दोनों बराबर बराबर आ रहा है। एयरबस के अंदर देखो डेवलप और डेवलप दोनों बराबर आ रहा है, देख रहे हो, दोनों बराबर आ रहा है। ऐसी बोइंग वाले में देखो डू नॉट डेवलप और क्या आ रहा है फिर आपका डेवलप, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। और डू नॉट डेवलप ये सिचुएशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये चीज आगे अभी बताती रहूँ। प्रिज्मा डिलेमा हमने पढ़ लिया, ये हमने अभी मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी देखो, अब करो, सपोज करता है वी वांट टू प्रोडक्ट द आउटकम ऑफ द गेम का सपोज करो भरत डिसाइड करता है चुप रहने का, और व्हाट इज द वेग डिसीजन ऑफ करण। आप समझ में आ गया, भरत और नाम रख दिया उनका, भरत क्या करता है चुप रहने का, भरत बी हो गया और करण ए हो गया। अब क्या करता है करण, क्या कर रहा है करण ये भरत क्या कर रहा है, भरत देखो कन्फेस कर रहा है, देख रहा है कन्फेस कर रहा है, दोनों बराबर है। अब करण को देखा जाए डू नॉट कन्फेस और ये कन्फेस कर रहा है। अब भरत की सिचुएशन में क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये नहीं बोलेगा, बट कौन कन्फेस कर रहा है, ये कन्फेस कर रहा है। समझ में आ गया, वही वाली सिचुएशन आ गई। अब भरत इसमें क्या कर रहा है, डू नॉट कन्फेस, डू नॉट। भरत की सिचुएशन अगर देखी जाए तो भरत दोनों ही सिचुएशन में नहीं बोला। समझ में आ गया, बी जो था ए बी वाला हमने पढ़ा था ना पीछे, तो भी भरत है यहाँ पे। समझ में आ गया, बी क्या है यहाँ पे, भरत है। तो वो देख रहे हो डू नॉट कन्फेस और डू नॉट कन्फेस, वो कन्फेस नहीं करता। इस वाली सिचुएशन में देखी जाए इसके साथ करण के साथ, तो डू नॉट कन्फेस और कन्फेस, करण कन्फेस ही कर रहा है दोनों सिचुएशन में वो कन्फेस कर रहा है। और भरत इस वाली सिचुएशन में भी कन्फेस और डू नॉट कन्फेस, यहाँ जीरो है, मतलब वो कन्फेस नहीं कर रहा है। समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर करण हो गया, क्या कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं। बट अगर करण का ये वाला सिचुएशन देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, इसमें कन्फेस नहीं कर रहा है, ये कन्फेस कर रहा है, आउटकम निकल के आ रहा है ये। और भरत क्या कर रहा है, डू नॉट कन्फेस, भरत क्या कर रहा है, भरत यहाँ कन्फेस नहीं कर रहा, और यहाँ पे भी भरत कन्फेस नहीं कर रहा। तो क्या हो गया यहाँ पे, आउटकम निकल के इसका भरत मतलब बी आया, ठीक है। बट करण जहाँ पे नहीं कन्फेस कर रहा, वो क्या प्राउड हो रहा है, वो देखो कैसे प्राउड हो रहा है। अब देखो कन्फेस कर रहा है, यहाँ कन्फेस कर रहा है दोनों, ठीक है, कन्फेस कर रहा है करण, और यहाँ पे कन्फेस कर रहा है, यहाँ पे डू नॉट कन्फेस कर रहा है करण, ठीक है। और डू नॉट कन्फेस, डू नॉट कर, भाई दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये नहीं कन्फेस कर रहा है, ठीक है। टाइम तो बहुत जल्दी हो गया, वो टाइम तो बहुत है, और हमारी क्लास का तो वो हो गया। पूछ लें कुछ क्वेश्चंस वगैरह, पूछ लें, क्यों, पूछ ही लेते हैं क्वेश्चन, है ना। एक डायग्राम बना के देखते हैं, डायग्राम बना देते हैं, तो देखते हैं तुम लोग क्या बताते हो फिर, ठीक है। बनाए, चलिए चलिए एक डायग्राम बनाती हूँ सडनली। ठीक है, एक डायग्राम बना देते हैं। बताओ किसका डायग्राम है, बताओ जल्दी, किसका डायग्राम है।
हरी अप एवरीवन, बताओ किसका डायग्राम है ये? हरी अप एवरीवन, सोच लो थोड़ा, इतनी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है आप लोग। हरी अप एवरीवन, सबको बताना है। अनंती, साहिमा, सविता, हरी अप एवरीवन। हरी अप एवरीवन। क्या बात है, इतना टाइम लग रहा है? क्यों? इतना टाइम लोगे तो फिर कैसे चलेगा? राखी, ओके। कैसी सिचुएशन होती है इसमें, जैसे ए आर और ए आपका, क्या सिचुएशन होती है? AR AC के बीच की सिचुएशन होती है, क्या सिचुएशन होती है इसमें? क्या होता है बताओ? भूल गई राखी, है ना? नहीं आता। जब इसमें, हाँ वेरी गुड सविता, वेरी गुड। AR बराबर हो जाता है एवरेज कॉस्ट के, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और कॉस्ट क्या है, बराबर हो रही है। दैट्स वाई हमारा शट डाउन, इस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस भी और कॉस्ट भी अगर सेम सेम होगी, इट्स मीन हमारा शट डाउन हो जाएगा। और कंपनी क्या करेगी, शॉर्ट रन में बंद कर देती है, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि उसके पास कुछ होगा ही नहीं, है ना? वो कैसे आगे वर्क करेगी? ठीक है, इसका मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है, चलो अच्छी बात है ना? होनी भी चाहिए। चलिए अटेंडेंस लेते हैं। रुकिए जरा, अटेंडेंस लेते हैं। हाँ जी, वंदना जी क्या पूछे थे उस समय? आप B.Ed को लेके जरा पूछ लो, अब टाइम है अभी हमारे पास। ठीक है। अनंती कहाँ हो? अनंती, क्या क्या बात है, कहाँ गायब हो? कितने कौन कौन स्टूडेंट रह गया? हम्म, क्या? अच्छा वंदना जी, ठीक है, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आऊंगी पक्का। जल्दी से बुलाओ आप लोग, ठीक है? पक्का आऊंगी मैं। राज लक्ष्मी का नाम लिखना भूल गई थी, वही मैं। अनंती क्या बात है, समझ में नहीं, आंसर दिया था अनंती ने? मैंने पढ़ा नहीं, या फिर रुको एक सेकंड देख लेते हैं। अनंती, आंसर नहीं आया तुम्हारा? हाँ, क्लास फिनिश हो गई है। वो वंदना जी, आप पूछ रहे थे ना B.Ed वगैरह का, पूछ लो, और जिसको जाना है वो चला जाए, ठीक है? हाँ, अब लीव कर लो, कोई बात नहीं, लीव कर लो आप, ठीक है, आफरीन, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश की स्लाइड सब सब है आनंदी, ठीक है, पढ़ लेना अपना अच्छे से। ठीक है, इसलिए मैंने ना पिक्स को लगा दिया है, कंटेंट अपना नहीं मैंने टाइप किया, पिक्स को वहां पे आपको डाल दिया है, ठीक है? जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को ज्यादा, इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है?
इंग्लिश की देखो यहाँ पे सारा इंग्लिश का डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी, ठीक है, समझ में आ गया। अटेंडेंस ले ली मैंने, आप आफरीन जाओ, ठीक है। जल्दी बताओ वंदना जी, क्वेश्चन पूछ रहे थे, फटाफट पूछो। मैं अच्छा, राखी को जानना है, कभी गूगल मीट पे बताएंगे, ठीक है। ठीक है राखी, यहाँ पे फिर मैं अभी बोलूंगी तो आपको पता है ये रिकॉर्डिंग सेशन होता है और फिर प्राइवेसी होती है हमारी, ठीक है, वरना मैं जरूर बता देती आपको। एक तो रिकॉर्डिंग सेशन जाते हैं ना हमारे यूट्यूब पे, दैट्स वाई। देखो, बीएड और बोथ एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ऐसे करनी है कि ठीक है, ऐसे होती है। रविंद्र, हमारे क्वेश्चंस डेली होते हैं, ठीक है, बट अभी हमें क्या करना है ना, अभी क्वेश्चन के चक्कर में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, फिर क्या रह जाती है, थ्योरी रह जाती है ना। मैं तो बीच में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाती थी ना, इसीलिए लाती थी। अब देखो, बीएड वाले बच्चे कैसे करेंगे, और आपका नेट हो गया। अब देखो, बोथ तो अलग है ही, है ना, इसमें कम से कम आपकी 10 बुक्स होंगी अराउंड। कितनी है वंदना जी, बताइए। इतनी तो होंगी। और नेट आपका पता है, नेट का तो आपका 10 यूनिट है, इसकी पेपर फर्स्ट की हो गई, और 10 आपकी हो गई पेपर 2 की हो गई, है ना, ठीक है, इसकी दोनों की हो गई। अब मान लो ये तो बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और ये आपकी 10 बुक्स है, तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा थोड़ा ना अपना, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, इसको रीड आउट करो डेली, डेली डेली रीड आउट करो, समझ में आया, डेली डेली रीड आउट करो उसको। हाँ, डेली इसको क्या करना है, रीड आउट करना है आपको, लेके बैठ जाओ। देखो, जो इजी है उसको थोड़ा सा भी रुको, जो थोड़ा टफ लग रहा है ना आपको बीएड में, ठीक है, अच्छा 4 है तो ठीक है, तो फिर और बढ़िया है, ठीक है, समझ में आया। एक एक जो आपको टफ लग रहा है कि ये थोड़ा सा टफ है, तो ये थोड़ा टाइम, ठीक है। पीजी के बाद बीएड फर्स्ट ईयर होता है, क्या मतलब, अब पीजी का फर्स्ट ईयर होता है, राखी क्या पूछ रहे हो आप, बताइए। हाँ, मैं क्या बताई थी, देखो जो आपको लगे, देखो जो आपको लगे कि ज्यादा टाइम टेकिंग है ना, जो ज्यादा टाइम ले रहा है, उसको पहले ले लो आप, ठीक है, उसको पहले ले लो आप। और बाकी आप देखो, पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे कर रहे हो ये आप लोगों को पता है, ठीक है, पेपर 2 की तैयारी कैसे कर रहे हो ये आप लोगों को पता है, रियलिटी आपको ही पता है, ठीक है, समझ में आ गया, ये आप लोगों को ही पता है, बट मैंने आपको बताया था नहीं, 2 ईयर की बेटा, 2 ईयर की राखी, ठीक है, पेपर 2। हाँ, मैंने तो बेटा उसी के बाद ही करी है, ठीक है। पेपर 2 में आपकी 10 यूनिट है, आपने अपने अकॉर्डिंग लगाया कैसे क्या करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है वंदना जी। पेपर फर्स्ट का भी आपको टाइम मैनेजमेंट देखना होगा। हाँ, तो अभी पढ़ना शुरू कर दो, और पेपर फर्स्ट को कम से कम 2 घंटे दो, पेपर 2 को भी तो कम से कम 2 घंटे दो, अभी दो, अभी 2 2 घंटे दो, फिर बाद में ज्यादा घंटे देना शुरू करो, है ना, उसके बीच में इसको 1 1 घंटा देना शुरू कर दो। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया, बीएड का ऐसे ऐसे कर लो, अपना जो मुश्किल लगे वो पढ़ लो, और पेपर फर्स्ट का डेली 2 आवर दो, समझ में आ गया, समझ में आया, पेपर 2 और आपका पेपर 2 का कम से कम 2 आवर। आप देखो, 2 आवर ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी खुद के पर्सनल सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी, ठीक है। अब देख लो आप कितना दे सकते हो। बाकी जो हमारी क्लासेस होती हैं पेपर फर्स्ट की, और जो हमारी ये क्लासेस होती हैं आपकी, इसको नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है, इसको नहीं इंक्लूड करना है, समझ में आ गई, इसको नहीं इंक्लूड करना है। 2 2 घंटे ये अलग, 1 1 घंटे मान लो उधर क्लास हो गई, ठीक है, इधर एक 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 घंटे की होगी, 2 घंटे इधर ले लिए, उधर 2 2 घंटे ले लिए, 6 आवर मान लो अपना देख लिया, 6 से 7 आवर आपका दिन का दे दो, बहुत है, बहुत है अपना,
है ना? अभी इतना शुरू करो, फिर बाद में तो स्ट्रैटेजी एक से एक है, ठीक है? पहले भी समझाइए क्लास में, हमेशा समझाइए स्ट्रैटेजी, पहले इसको फॉलो करो। कौन कौन फॉलो कर रहा है वो तो आप लोगों को ही पता है, ठीक है ना? वो रियलिटी आप लोगों को ही पता है कि कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना? हाँ, छोड़ दो। वंदना जी, स्कूल देखो छोड़ दो, अगर आपको लग रहा है ना कि 1-2 छोड़ना क्या, 1-2 महीने का लीव ले लो ना, 1-2 महीने के लिए लीव ले लो अपना, छोड़ना क्या है? समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट ईयर की कौन कह रहा है फर्स्ट ईयर की होती है? भाई फर्स्ट ईयर की नहीं होती। कहाँ से सुन लिया तुम लोगों ने? कहाँ कहाँ से नई नई बातें सीखते आते हो, हैं? क्यों? कहाँ से सुनते रहते हो तुम ये सब बातें? मैम मेरा पेपर फर्स्ट इजी रहता है बट प्रॉब्लम इकोनॉमी ही आती है। तो सही है, फिर अच्छी बात है। नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये तो देखो आपको देखना पड़ेगा, है ना? ये तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे वो लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। पेपर फर्स्ट अगर अच्छा है तो फिर ठीक है, इकोनॉमिक्स में 3 आवर्स दे दो, है ना? इधर 3 आवर्स कर दो आप अपने, इधर कर दो 1 आवर और ऐड कर लो, 3 आवर्स दो इधर, इधर ओनली 1 आवर दो, बस। जिसका ऐसा है देख लो अपने अकॉर्डिंग, जैसे जिसको टाइम मैनेजमेंट का लगता है ना। बाकी अच्छे से पढ़ो लिखो, मेहनत करो, ठीक है? चलिए क्लास को फिर यहीं एंड करते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, ओके, तो ये तो सिचुएशन अलग हो गई ना फिर, ठीक है? कोई बात नहीं, अब आप देख लेना, ठीक है? जैसे जो करना है आपको, ठीक है? बाकी मैनेजमेंट देखो बहुत बड़ी बात है टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट तो एक लाइक, ठीक है? अब आप देख लेना, बाकी जैसा भी आपको लगे। चलिए क्लास को फिर यहीं एंड करते हैं, ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। एंड अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करो, प्यार दो उनको, छोटों को प्यार दो, ठीक है? एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है? और अच्छे से स्टडी करो, ठीक है? खूब आगे जाना है ना? ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। चलें? ओके, ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।